इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। कोई चार्ज अगर किसी पॉइंट पर रखा गया है तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और फिर उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज अगर रखा जाता है तो वो जो पहला चार्ज है, सोर्स चार्ज, वो उस टेस्ट चार्ज पर, यानी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए रख रहे हैं किसी पॉइंट पर, उस पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेज़र करते हैं? जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। आज हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिना किसी चार्ज के प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, तो एक सोर्स चार्ज तो होना ही चाहिए। तो वो चार्ज है वो यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज लेने वाले हैं, और पॉइंट चार्ज ले करके उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास एक जो है पॉइंट चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है अपना Q, मान लिया प्लस Q है। ठीक है, और इससे, इसी चार्ज से R डिस्टेंस पर, ठीक है भाई, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो ये चार्ज है भाई, यहाँ पर स्टेशनरी है, और चार्ज ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की खास बात होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़रूर प्रोड्यूस होगा, और इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होता है पूरा 3D में, मतलब चारों तरफ, है ना, चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो किसी भी पॉइंट पर, सपोज दैट कि ये कोई स्फेयर है ना, स्फेयर के सेंटर पर कोई चार्ज रखा गया है, तो उसके चारों तरफ जो उसका सरफेस है स्फेयर का, चार्ज के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस है वो किसी भी डायरेक्शन में हो। जैसे हमने एक चार्ज लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इससे निकलती हुई यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, उतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में ले, अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो सेम मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको रेडियल फील्ड कहते हैं। ठीक है, रेडियल फील्ड कहते हैं। और ये होता क्या है कि भाई स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है। तो इसका नाम है स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। ठीक, और इसका दूसरा नाम ये भी है भाई, क्या बताया अभी भी हमने, कि इसको हम रेडियल फील्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडियस की डायरेक्शन में काम करती है। इसका जो डायरेक्शन होता है फील्ड का, वो रेडियस की डायरेक्शन में ही होता है, रेडियल फील्ड भी कहते हैं इसको। तो इसके दो नाम हो गए भाई। अब इस चार्ज की वजह से हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाह रहे हैं। तो करेंगे क्या? अपनी मर्जी से हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, और वो भी पॉजिटिव नेचर का। और ये टेस्ट चार्ज जो होगा, ठीक है, वो टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है वो बहुत ही छोटा होगा। इसकी वैल्यू काफ़ी छोटी होगी, और इतनी छोटी होगी कि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज काफ़ी बड़ा होगा, और ये इसके कंपैरिजन में, इस चार्ज के कंपैरिजन में ये जो है काफ़ी कम होगा, और इसी वजह से इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, छोटा सा चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे प्रोड्यूस हो रही है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। तो पहले वीडियो में भी हमने ये देखा था कि इसको हमने सोर्स चार्ज बनाया था और यहाँ टेस्ट चार्ज को रखा था। फिर हमने क्या किया था भाई, फोर्स को सीधा दिखाया था, और फोर्स को हमने इस चार्ज से डिवाइड कर दिया था, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिल गई थी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, और बाई कूलम्स लॉ हमारे पास दो चार्ज भी हो गए हैं, तो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो कूलम्स लॉ से डिफाइन होता है। कूलम्स लॉ को यहाँ अप्लाई करके हम फोर्स निकालेंगे। इस पर फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, और दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये जो फोर्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पर। और ये जो आर है वो इसकी डायरेक्शन है, मतलब ये जो आर है वो यहाँ
प्लस क्यू चार्ज से प्लस क्यू नॉट चार्ज की तरफ ये डायरेक्शन है। तो एफ जो लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। इसके बीच में हम फोर्स निकालेंगे, फील्ड तो कैलकुलेट करना ही है, एक लाइन नेक्स्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखें ये फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद चार्ज को रखेंगे, ये अपना क्यू चार्ज है और क्यू नॉट दूसरा चार्ज भी रखेंगे, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसे लिखा जाएगा। तो ये जो आर है आर का स्क्वायर करेंगे और फिर ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है इसका कैप भी लगाएंगे, फिर ये यूनिट वेक्टर यहाँ लिखेंगे, ये डायरेक्शन बताएगा हमें। तो ये इक्वेशन हो गया फोर्स का, ठीक है। अब हमें ये पता है, इसके जस्ट पहले पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देन जो ई होगी वो क्या होती है, बी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये फोर्स में हम क्या करते हैं भाई क्यू नॉट से टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फाइनली क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट से डिवाइड यहाँ करेंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, यहाँ पर क्यू नॉट से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्यू और अपान में आर का स्क्वायर होगा और यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिखा जाए। ए क्यों शोर मचा रहे हो बाबू, क्यों शोर मचा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो। डन डन। तो यूनिट वेक्टर को लिखेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड किया है तो क्यू यहाँ से गायब हो जाएगा, मत करो। और फिर उसके बाद ये वैल्यू मिलेगी हमें ई की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक लिथियम का एटम है, उसकी वजह से, उस लिथियम के एटम की वजह से हम जो है कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of 1 angstrom from a lithium atom। जो लिथियम का एटम है उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं और यही पूछा जा रहा है आपसे। तो लिथियम एटम को लिखते बनाते हैं यहाँ पर, ये अपना लिथियम एटम है, ठीक है। और लिथियम एटम के ऊपर हमें पहले पता करना होगा कि भाई चार्ज कितना है इस पर, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। 3 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 3 प्रोटॉन भी होंगे, यही चार्ज भी होगा इसके पास, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास है। तो जो Q होगा इसके लिए वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne लिखा जाता है, Q = Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, इतना कूलाम आएगा। और ये आएगा कितना भाई 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, चार्ज है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, यानी R की वैल्यू कितनी रहेगी 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में जब करते हैं कन्वर्ट इसको तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो ये वैल्यू R की है। इतनी डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास है, क्या है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, यहाँ पर जो चार्ज है सोर्स चार्ज पर जो चार्ज है उसी चार्ज की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी और अपान में R का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वेक्टर नहीं लेते हैं देखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा जा रहा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए यही फार्मूला काफ़ी है, यहाँ पर वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, E की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, ये तो फिक्स होती है 9 × 10⁻9, और Q की वैल्यू हमारे पास है 4.8 × 10⁻⁻19। नीचे देखें क्या है, R का स्क्वायर है, R जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। R की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर है, जो पहले अगस्टम में था हमने उसको बदल लिया, ये R था, इसको हमने बदल लिया था कि इसमें मीटर में, ठीक है। मीटर में कितना आया 10⁻10 मीटर आया था, इसकी वैल्यू को रखेंगे और स्क्वायर भी करना होगा नीचे, क्योंकि R का स्क्वायर है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई हम R का स्क्वायर करेंगे, 10⁻−10 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऊपर देखें कितना आया है 9 8 जा 72 होता है, 9 4 जा 36 और 7 36 और 7 कितना होगा 43 होगा। तो ये वैल्यू आती है और उसके बाद 10 टू द पावर ये +9 है, -19 है, -10 हो जाएगा। नीचे जो वैल्यू आएगी स्क्वायर करें तो 10 टू द पावर -20 आएगा, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू हमारे पास आने जा रही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखें,
अब ये 10⁻⁻10 ऊपर है, -20 नीचे है, तो ये कटेगा, तो 10⁻⁻10 नीचे बचेगा और फिर ये ऊपर जा कर के 43.2 इंटू 10⁻10 इतना आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ठीक है भाई। लेकिन इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, फिर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, 4 के बाद ही जस्ट पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ ऐसा करने की वजह से होगा क्या, 10⁻11 हो जाएगा और न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम है, ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर लिथियम एटम की वजह से। और हमने क्या करना था, यहाँ पर देखें जो भी एटम दिया हुआ था उसके अंदर देखना था कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन भी होते हैं। चार्ज कितना आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रोटॉन पर भी चार्ज आएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने में हम क्या करेंगे, 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा। और चार्ज की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये पॉइंट हमने P सपोज किया था, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि पहले एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए फार्मूला डेराइव किया है और उस पर एक एग्जाम्पल भी किया।